बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1 से 4.5 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, a force of 200 Newton is acting on a cart at an angle of 30 degree with the horizontal direction. Find the x and y component of the force. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक फोर्स है 200 न्यूटन की जो कि लगाई जा रही है एक कार्ट पर। कार्ट एक तरह की गाड़ी होती है जो सामान को ले जाने के लिए यूज होती है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स कितनी दी गई है 200 न्यूटन और एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या है, एक तो फोर्स दी गई है, तो फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी है 200 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 30 डिग्री, ठीक है। विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, इधर लिख लेंगे टू फाइंड एफ एक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है, उसको एफ एक्स कहेंगे, ठीक है। और फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, उसको हम एफ वाई बोलेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब हमें जो है वो हॉरिजॉन्टल और इसका यानी एफ एक्स का फार्मूला मालूम होना चाहिए और एफ वाई का फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट कि जो एफ एक्स है वो इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, ठीक है। ये आपने फार्मूला याद रखना है, एफ मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक है। और जो एफ वाई होता है वो भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। एफ वाई होता है वो इक्वल होता है एफ साइन थीटा के, ठीक है। एफ फॉर फोर्स और साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं। एफ एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स और एफ वाई का मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो ये फार्मूला है एफ एक्स को फाइंड करने का, एफ मल्टीप्लाई कॉस थीटा और एफ वाई का है एफ मल्टीप्लाई साइन थीटा। आप वैल्यूज पुट करते हैं, एफ एक्स आ गया, ठीक है, एफ फोर्स है और वो कितनी है 200, तो यहाँ पे पुट किया 200, फिर मल्टीप्लाई कॉज है, कॉज लिखा, फिर है थीटा, तो थीटा की क्या वैल्यू हमारे पास दी गई है 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 200 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई कॉज थीटा, तो कैलकुलेटर की मदद से हम कॉज 30 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर की मदद से हम लिखेंगे कॉज 30, ठीक है, और हमने cos 30 लिखा तो ये हमारे पास आ गया 0.866 है, ठीक है। और ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह एफ एक्स जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा। अब 200 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 200 मल्टीप्लाई 0.866, तो ये आ गया हमारे पास 173.2 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आ गया, ठीक है। अब वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स फाइंड करते हैं। एफ वाई आ गया हमारे पास, एफ फॉर फोर्स है और फोर्स कितनी है 200, तो फोर्स की जगह पे लगाया 200 मल्टीप्लाई साइन थीटा है और थीटा की क्या वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, तो थीटा की प्लेस पे लगाएंगे 30, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल टू ये आ गया 200 मल्टीप्लाई, अब साइन 30 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कैलकुलेटर की मदद से लिखेंगे साइन 30, तो ये हमारे पास आ गया है 0.5, ठीक है। तो अब 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई 200, तो ये हमारे पास आ गया 100 और फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो यूँ हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स वो भी आ गया और वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वो भी आ गया। एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। फोर्स और थीटा की वैल्यू उसने दे रखी थी, इन दोनों फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की हैं, तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए 173.2 न्यूटन, तो 173.2 न्यूटन और 100 न्यूटन यही हमारे रहीम 4.2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर at the knob of a door to open it as shown in the given figure. If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied? Is it positive or negative torque? तो वो कह रहे हैं एक फोर्स है जो कि 300 न्यूटन की
अप्लाई की जाती है परपेंडिकुलर एट द नॉब, ठीक है। ये नॉब है जहां से डोर को ओपन किया जाता है या क्लोज किया जाता है, ठीक है। ये नॉब है जो घुमाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं नॉब को, डोर को ओपन करने के लिए जो फोर्स लगाई जाती है वो 300 न्यूटन है, जो कि परपेंडिकुलर है नॉब के। इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज, ये जो नॉब है ये 1.2 मीटर दूर है, अवे है, ठीक है। किससे? हिंज से। हिंज ये कब्जा होता है, ठीक है, जहां से जो है वो जो चीज़ घूमती है, जिसके घूमने से दरवाज़ा खुलता या बंद होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हिंज है। इस हिंज से वो कह रहा है कि ये 1.2 मीटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मूवमेंट आर्म है और ये यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है। ये उसने एरो भी बनाया हुआ है, ये डोर बनाया हुआ है उसने, ठीक है। तो गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, यहाँ पे फोर्स दी गई है, फोर्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 300 न्यूटन। जबकि दूसरी चीज़ उसने दी हुई है नोब का डिस्टेंस इस हिंज से, इसे मूवमेंट आर्म कहते हैं और इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये है 1.2 मीटर, ठीक है। ये जो मूवमेंट आर्म है इसको एल से भी डिनोट किया जाता है और आर से भी डिनोट किया जाता है। यहाँ पे बुक पे ये चीज़ मेंशन है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें, एफ मल्टीप्लाई एल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो एल और आर दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए हम मूवमेंट आर्म को यहाँ पे आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या चीज़ पूछी हुई है, दो चीज़ें उसने इस क्वेश्चन में पूछी हैं, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। टू फाइंड, क्या क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, व्हाट इज द टॉर्क। तो टार्क को इस तरह से, ये टी इस तरह से ऐसे, ठीक है, ये टार्क टी का सिंबल है, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। और दूसरी चीज़, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टार्क, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इज टार्क पॉजिटिव आर नेगेटिव, ठीक है। ये दो चीज़ें इसके अंदर हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब वेरी सिंपल, हमें एक फॉर्मूला यूज करना है जस्ट और हमारा टार्क आ जाएगा। वी नो डैट कि जो टार्क है, ठीक है, वो इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई आर के, ठीक है। एफ एल होता है ना, एफ एल, तो एल किसके इक्वल है, आर के। तो एल की जगह हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, आर, एफ आर। ये फार्मूला आपने याद रखना है टॉर्क को फाइंड करने का, ठीक है। तो अब दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, फोर्स भी मौजूद है और मूवमेंट आर्म भी मौजूद है। तो यहाँ पे टार्क की जगह पे हम टी लिखा और एफ क्या है, फोर्स 300, तो फोर्स आ गई 300 मल्टीप्लाई आर, और आर क्या है 1.2, तो यहाँ पे आ गया 1.2, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से 300 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.2 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 360, ठीक है। तो टार्क इज इक्वल टू 360, और टार्क का जो यूनिट है वो इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, एसआई यूनिट ऑफ टार्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है। एन फॉर न्यूटन, एम फॉर मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो एक चीज़ फाइंड हो गई, टार्क फाइंड हो गया। अब हमने बताना है कि इज टार्क पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज़ को समझने के लिए कि जब डोर को इधर से फोर्स लगाई जाएगी तो ये आगे की तरफ उधर को ओपन होगा, ठीक है। इधर से फोर्स इसको लग रही है ना, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। फोर्स इज परपेंडिकुलर एट द नॉब ऑफ द डोर। तो यहाँ से जब आगे की तरफ फोर्स लगेगी तो दरवाज़ा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ओपन होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जो घड़ी है ना वो इस तरह से मूव करती है ऐसे, ठीक है। जो वॉच है उसके ऊपर जो सुइयां हैं वो इस तरफ को मूव करती हैं, ठीक है, ऐसे, यानी क्लॉकवाइज। वो जो घड़ी की मूवमेंट होती है वो क्लॉकवाइज होती है, और अगर उसको उल्ट कर दें तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है डोर की, ये उस तरफ को जा रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है इसकी। तो जब भी किसी चीज़ की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो जो टॉर्क है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घड़ी की सिमत का उल्ट है, ठीक है। तो ये उस जानिब दरवाज़ा इस तरफ को ऐसे खुलेगा, ठीक है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। अगर घड़ी जो है वो इस तरफ को होती है तो वो क्लॉकवाइज होती है और ये उसकी मुखालिफ सिमत में जा रहा है डोर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एज डोर विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज so torque
इज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि दरवाजा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, इस वजह से जो टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा। ये आपने याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज होगी मूवमेंट तो टार्क हमेशा पॉजिटिव होगा। 360 न्यूटन मीटर, 360 न्यूटन मीटर ये टार्क आ गया, और इसकी रोटेशन जो है वो टार्क की वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव टार्क होगा, ठीक है। तो ये टार्क इज पॉजिटिव। तो ये दोनों चीज़ें जो सिर्फ फाइंड करने को कहा था वो हमने फाइंड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 4.3 है, टू वेट्स आर हैंगिंग from a meter rule at the position as shown in the given figure. If the meter rule is balanced at its center of gravity, find the unknown weight W. तो वो कह रहा है एक मीटर रूल है, ठीक है, इस मीटर रूल के ऊपर दो वेट्स को हैंग किया गया है, लटकाया गया है, और दरमियान में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें वो ये कह रहा है कि अगर इस वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का हो और इधर वाले वेट का 40 सेंटीमीटर का हो, तो इधर वाला वेट क्या होगा, ठीक है। तो ये W हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये सारा गिवन डाटा है हमारा, इसको लिखते हैं सबसे पहले गिवन डाटा, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ये जो वेट दिया हुआ है इसको हम W1 कह लेते हैं, इसको W कहते हैं और इसको W1 कह लेते हैं कि W1 जो है वो हमारे पास है 4 न्यूटन, और ये जो 4 न्यूटन का वेट है वो 30 सेंटीमीटर दूर है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका जो डिस्टेंस है इस वाले वेट का वो 30 सेंटीमीटर है, तो इधर वाले जो डिस्टेंस है इसके मोमेंट आर्म को हम R1 कह लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम जो है वो R1 लिख लेंगे और ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद आगे क्या है हमारे पास, उसके बाद ये W हमने फाइंड करना है, और ये हमारे पास जो है वो सेकेंड मोमेंट आर्म है, ठीक है। तो इसको हम R2 कह लेते हैं, जो W1 जिसको हमने कहा है उस वाले को R1, और ये जो W वाला है इसको R2 कह लेते हैं, ठीक है। और ये R2 हमारे पास कितना है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 40 सेंटीमीटर, और ये W हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो W लिख के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा, ठीक है। अब ये जो दोनों हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पे मोमेंट आर्म, इनका यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 30 को 100 पे डिवाइड करें तो 30 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो ये आ गया 0.3 मीटर, और इधर भी इसी तरह ये R2 भी सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड कर लेंगे, साथ आ गया मीटर, और अब 40 को 100 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास R1 भी आ गया, R2 भी आ गया। अब ऐसे केस के अंदर हमें जो प्रिंसिपल यूज़ करना होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे बुक के ऊपर अगर आप देखें तो पेज नंबर हमारे पास है पेज नंबर 87, ठीक है। 87 के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मीटर रूल है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने बैलेंस कर रखा है, ठीक है। तो जब भी ये बैलेंस होता है तो हमारे पास जो टार्क 1 होता है वो इक्वल होता है टार्क 2 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज मीटर रूल is balanced, so according to the principle of movement, according to principle of movement, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि जो क्लॉकवाइज हमारे पास टॉर्क होता है वो इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो एक को हम T1 कह लेते हैं और दूसरे को T2 कह लेंगे, ठीक है। और इधर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये इक्वल है किसके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, ठीक है। एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, यानी ये इधर को जा रहा है और ये इधर को आ रहा है, या ये ऊपर को जा रहा है ये नीचे को आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें टार्क 1 जो है वो इक्वल रखना है टार्क 2 के, ठीक है। जो टार्क 1 है वो हम इधर वाला रख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमने 1 लिया है, W1 लिया है और R1 लिया है, ठीक है। तो टार्क का फॉर्मूला क्या होता है कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है,
जो टार्क है हमारे पास वो इक्वल होता है F मल्टीप्लाई एल के, ठीक है। और इसको हम जो है एल को आर लिखते हैं, ठीक है। F मल्टीप्लाई आर आ जाएगा। टार्क किसके इक्वल है? F मल्टीप्लाई, और F बेसिकली वेट के ही इक्वल होता है। फोर्स इक्वल होती है W के, ठीक है। तो W मल्टीप्लाई R1 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी 1 इधर भी 1, क्योंकि टार्क 1 है ना तो इसलिए 1 1 लिख लेंगे। और जो टार्क 2 है उसके लिए हमने W लिया हुआ है, ठीक है। इस W को हमने जो है इसको R2 लिखा था तो इसको W ही लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई R2, ठीक है। जो टार्क 1 है उसके लिए दोनों 1 1 आ गए, और जो टार्क 2 है उसमें R2 आ गया, और W वही जो क्वेश्चन के अंदर है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। W1 भी मौजूद है, R1 भी मौजूद है, R2 भी मौजूद है, ठीक है। W1 भी, R1 भी, R2 भी, और W हमने फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। ये W हमने फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा। इधर आ गया W1 मल्टीप्लाई R1, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है R2, इधर आके R2 डिवाइड हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं। W1 की क्या वैल्यू हमारे पास 4 न्यूटन, तो यहाँ पे आ गया 4 मल्टीप्लाई R1, तो R1 की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 0.3, तो यहाँ पे आ गया 0.3 डिवाइड बाई R2, तो R2 की क्या वैल्यू हमारे पास 0.4, तो यहाँ पे आ गया 0.4 इज इक्वल टू W। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको हम 0.4 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये आ गया हमारे पास 1.2। इसको डिवाइड कर लेंगे 0.4 पे, तो ये आ गया हमारे पास 3 और वेट का यूनिट न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू W, ठीक है। R लिख के W को इस तरफ लिख लेते हैं और 3 न्यूटन को इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इधर वाले वेट का जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, इधर वाला अननोन वेट जो हमने फाइंड करना था वो क्या आ गया, 3 न्यूटन। ये देखिए आंसर में भी यहाँ पे लिखा हुआ है 3 न्यूटन, ठीक है। तो आपने इसको W1 कहना है, इसको R1 कहना है, ठीक है, और इसको R2 कहना है, और इसको W ही रखना है। और ये आपने टार्क 1 टार्क 2 के इक्वल रखना है। ये इनकी वैल्यू, टार्क का फार्मूला यहाँ पे लगाना है, फोर्स की जगह आपने वेट लगा लेना है, W लगा लेना है, और फिर वैल्यूज पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim। प्रॉब्लम नंबर 4.4 है, अ seesaw is balanced with 2 children sitting near either end. Child A weighs 30 kg and sits 2 meters away from the pivot, while child B weighs 40 kg and sits 1.5 meters from the pivot. Calculate the total movement on each side and determine if the seesaw is in equilibrium. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक seesaw है जो झूला होता है इस तरह से बना हुआ, ठीक है, और इस seesaw के ऊपर एक तरफ जो है वो एक चिल्ड्रन बैठा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा चिल्ड्रन बैठा हुआ है, ठीक है, और ये दरमियान में पिवट है, ठीक है। और इसमें एक चाइल्ड ए है तो इसको हम चाइल्ड ए कह लेते हैं, और एक चाइल्ड बी है इसको हम बी कह लेते हैं। जो चाइल्ड ए है उसका यहाँ पे वेट दिया हुआ है, ठीक है, जबकि यहाँ पे जो यूनिट लिखा हुआ है वो किलोग्राम लिखा हुआ है। अब वेट का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बेसिकली यहाँ पे अगर किलोग्राम है तो फिर ये मैस है, ठीक है। तो हम गिवन डाटा लिखते हैं सबसे पहले, गिवन डाटा, और इसको हम M1 कह लेंगे, और M1 कितना है 30 किलोग्राम, ठीक है। और उसके अलावा ये जितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, दरमियान से जितने डिस्टेंस पर चाइल्ड ए बैठा हुआ है वो कितना है 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। ये पिवट है और ये पिवट से 2 मीटर अवे है, ठीक है, 2 मीटर जो है वो फासले पे है, तो इसको हम R1 कह लेते हैं। ये मूवमेंट R में है उसको हम R1 कह लेते हैं, और ये है 2 मीटर, ठीक हो गया। उसके बाद अब बात आ जाती है चाइल्ड बी की, ठीक है, और चाइल्ड बी के बारे में वो कह रहा है वेज 40 किलोग्राम। यहाँ पे भी देखें जो यूनिट यूज़ हुआ है वो किलोग्राम यूज़ हुआ है, तो जो किलोग्राम है वो मैस का यूनिट होता है, इसको हम M2 कह लेंगे, और ये है 40 kg, ठीक है, एंड सिट्स 1.5 मीटर, और इसका जो डिस्टेंस है पिवट से वो कितना है 1.5 मीटर, तो इसको हम R2 कह लेते हैं, और ये है 1.5 मीटर। अब वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड, दोनों साइड्स का टोटल मूवमेंट कितना होगा। तो बेसिकली हमें टार्क फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों का टार्क जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, T1 और T2, ये दो चीज़ें हमें इसके अंदर फाइंड करनी है, ठीक है। और डिटरमाइन करना है कि इफ़ द seesaw इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि seesaw इक्विलिब्रियम में है या नहीं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब टार्क का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो डैट, ठीक है,
ये हमारे पास दो डाटा हैं और दोनों हमने अलग अलग टार्क फाइंड करने हैं। अब टार्क का जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है वो इक्वल होता है डब्ल्यू आर के, ठीक है। यानी डब्ल्यू बेसिकली यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ को, ठीक है। ये बेसिकली एफ एल होता है ना, तो एफ जो है वो वेट को ही रिप्रेजेंट करता है और जो एल है वो इक्वल आर के होता है, इसलिए हम टार्क का जो फार्मूला है वो डब्ल्यू आर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम T1 फाइंड कर रहे हैं, पहला टार्क फाइंड कर ले, इसलिए यहाँ भी T1 लिख लेंगे, यहाँ भी 1 लिख लेंगे और इधर R के साथ भी 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया T1 इज इक्वल टू, अब ये जो W है वो तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो मैस है। तो W किसके इक्वल होता है, W इक्वल होता है mg के, तो W की जगह हम mg पुट करेंगे। W जो है वो इक्वल होता है मैस और ग्रेविटी के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इधर हम W की जगह mg लगाएंगे और मल्टीप्लाई आ जाएगा R1, ठीक है। इधर m की जगह हम 1 लगा लेंगे, ठीक है, कि पहले वाला मैस m1, ठीक है। अब सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। टार्क 1 इज इक्वल टू, तो m1 हमारे पास क्या है 30 kg, तो m1 की प्लेस पे आ गया 30 मल्टीप्लाई g की वैल्यू जो है वो आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 और R1 कितना है 2 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टार्क 1 इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो कैलकुलेटर की मदद से इन सबको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 600, ठीक है। और टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पहला मूवमेंट आर्म जो है वो आ गया, ठीक है। टोटल मूवमेंट एक साइड का आ गया चाइल्ड ए का, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर चाइल्ड ए, ठीक है। अब इस तरफ आ जाते हैं तो इधर लिख लेते हैं फॉर चाइल्ड बी, ठीक है। तो अब बी वाला डाटा यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया कि चाइल्ड बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टार्क 2 आ जाएगा, ठीक है। और टार्क 2 किसके इक्वल होगा डब्ल्यू आर, और डब्ल्यू के साथ भी 2 लगा लेंगे और आर के साथ भी 2 लगा लेंगे, ठीक है। अब अगेन जो है वो हमारे पास डब्ल्यू तो है नहीं, तो डब्ल्यू के किसके इक्वल होता है एम जी के, तो यहाँ एम की जगह 2 लगा लेंगे, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और यहाँ R2 आ गया। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर लेंगे। टार्क 2 M2 कितना है हमारे पास 40 kg, तो M2 की प्लेस पे लिखा 40 मल्टीप्लाई जी है और जी की वैल्यू होती है 10 मल्टीप्लाई R2 और R2 की क्या वैल्यू है 1.5, तो R2 की वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। टार्क इज इक्वल टू, ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये देखें ये भी क्या आ गया 600 न्यूटन मीटर आ गया है, ठीक है। अब दोनों टार्क जो है वो देखें T1 T2 के इक्वल आ गया है, दोनों टार्क इक्वल आ गए हैं। तो दोनों टार्क का इक्वल आना इस बात को साबित करता है कि जो सी सा है वो किस में है, एक्लुब्रियम में है, ठीक है। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि उसने सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बोथ टार्क्स आर इक्वल, सो सी सा इज इन एक्लुब्रियम, ठीक है। इसलिए सी सा जो है वो एक्लुब्रियम में होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है जो कि मैंने ऑब्जर्व की है, वो ये है कि यहाँ पे देखें उसने जो आंसर है वो 60 न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है। अब 60 न्यूटन कैसे आ सकता है, अगर हम यहाँ पे देखें हमारा आंसर 600 न्यूटन मीटर आया हुआ है, ठीक है। लेकिन 60 न्यूटन ये कैसे आ सकता है, अगर हम ये जो वेट है इसका यूनिट यहाँ भी न्यूटन हो और इस वेट का यूनिट भी यहाँ पे भी न्यूटन हो। तो अगर यहाँ आप 30 न्यूटन लिखें, एन लिखा हो, और इधर भी अगर 40 न्यूटन लिखा हो, एन लिखा हो, तो फिर डायरेक्ट उनको इस फार्मूला के अंदर वेट की जगह जो है पहले वेट की जगह 30, यहाँ 30 को R1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इधर 40 को R2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर 60 आ जाता है। लेकिन चूंकि उसने यहाँ पे यूनिट किलोग्राम लिखा हुआ है जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये मैस है, तो इसलिए हमने मैस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। बाकी जैसे आपके टीचर्स आपको फॉलो करने को कहें आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 4.5 है, अ क्रोबार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर। If the downward force of 250 Newton is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear? The crowbar itself has negligible weight. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक क्रो बार है, ये जो आपको स्टिक सी नज़र आ रही है,
ठीक है, आयरन की बनी हुई लोहे की, ये एक क्रोबार होती है, ठीक है, ये यूज़ होती थी किसी चीज़ को उठाने के लिए। इधर से दबाएंगे तो ये जो चीज़ है ये ऊपर को उठ जाएगी, ठीक है। तो वो कह रहा है ये एक फोर्स है जिसको ये नीचे को लगाया जा रहा है, और वो फोर्स कितनी है 250 न्यूटन, ये इसके एक एंड की तरफ लगाई जा रही है, और ये यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है और फिर ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि कितना वेट जो है डज द अदर एंड बियर, इस जगह के ऊपर कितना वेट लग रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो वेट है वो फोर्स के इक्वली होता है, तो अगर इधर से इतनी फोर्स नीचे को लगाई जा रही है तो ऊपर को कितनी फोर्स लग रही होगी, तो ये चीज़ हमने इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये जो फोर्स उसने हमें दी हुई है, गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है, और जो फोर्स उसने हमें दी हुई है उसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि दो फोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है, और जो F1 है वो है हमारे पास 250 न्यूटन। अब इसके अंदर ये वाला जो डिस्टेंस है जो इस फोर्स के लिए यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम R1 कह लेंगे, ठीक है, और ये है 30 सेंटीमीटर। और जब ये जो अगला डिस्टेंस है इसको हम R2 कह लेंगे, जो कि अगली फोर्स के लिए यूज़ हो रहा है, इसको हम R2 कह लेंगे, और ये है 5 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है कि ये इसके ऊपर कितना वेट जो है डज द अदर एंड बियर, ये अगला एंड जो है वो कितना वेट बियर करेगा, बर्दाश्त करेगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे हमने ये फोर्स फाइंड करनी है, कितनी फोर्स ऊपर को लग रही है, तो इसको हम F2 कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, टू फाइंड F2 कह लेते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, और वो वेट के इक्वल है, ठीक है। फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होती है, ठीक है, और वेट फोर्स के इक्वल, दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास गिवन डाटा आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगेन वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट और इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लगा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि जो टार्क 1 है वो इक्वल होता है टार्क 2 के, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का फॉर्मूला है। अब टार्क 1 हमने फाइंड करना है, उसके लिए हम F1 और R1 को यूज़ करेंगे, और T2 के लिए हम R2 और F2 को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टार्क 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा F1 R1, ठीक है। जैसे कि आपको पता है टार्क का फार्मूला ये होता है, वैसे तो FL होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ L की जगह हम R भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और यहाँ पे हम F2 और R2 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इधर से हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, F2 फाइंड करना है। तो हम फार्मूला बना लेंगे पहले, F1 R1, और ये F2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और हमें चूंकि इधर से F2 फाइंड करना है तो F2 इधर रहेगा, और R2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वो इधर आके हम डिवाइड उसको करवा लेंगे, ठीक है। R2 चूंकि हमें F2 फाइंड करना है ना, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसे इधर रखा, और जो चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। F1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, वो है 250, तो F1 की जगह हमने 250 पुट किया, मल्टीप्लाई R1। अब यहाँ आप देखें कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो जहाँ पे भी ये R जो है वो सेंटीमीटर में हो उसको मीटर में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से जो है वो हम 30 को डिवाइड कर लेंगे 100 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3, और ये आ गया मीटर। इसी तरह R2 भी सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यूँ 5 को डिवाइड कर लिया हमने 100 पे, तो ये हमारे पास आ गया 0.05, और ये मीटर, ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं R1, तो R1 हमारे पास क्या है 0.3, तो यहाँ पे आ गया 0.3, और डिवाइड में है R2, तो R2 की वैल्यू क्या है 0.05, तो यहाँ पे आ गया 0.05 इज इक्वल टू F2, ठीक है। F2 मतलब वो वेट जो हो के दूसरे एंड पर लगेगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से जो है यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ, मल्टीप्लाई 0.3, और आंसर आ गया 75, इसको डिवाइड कर देंगे 0.05 पे, तो ये हमारे पास आ गया 1500, ठीक है, न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो आ गया F2, ठीक है। R लिख के F2 को इधर लिख लेंगे, और 1500 न्यूटन को इस साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे हम, सो 1500 न्यूटन ऑफ वेट अदर एंड बियर, ठीक है, कि दूसरी साइड पे उसने पूछा हुआ था हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर, तो कितना जो है वो दूसरी साइड पे वेट लगेगा, तो 1500 न्यूटन का जो वेट है वो
दूसरी साइड पे लगेगा। ये बेसिकली F2 जो है वो किसके इक्वल था, हमारा W के, ठीक है, और वो हमारा कितना आया है 1500 न्यूटन आया है।